नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और खास डिबेट शो मुद्दा गरम में स्वागत है आप सभी का। देश में एक जरूरतमंद वर्ग है जो चुनौतियों के साथ जीवन यापन करता है, जिसे योजनाओं के सहारे की जरूरत होती है। इनके लिए तो योजनाओं के जरिए मुफ्त मिलने वाली सुविधाएं जायज हैं जो अलग अलग सरकारों के स्तर पर दी जाती हैं, लेकिन सियासी दलों ने बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए देश में रेवड़ी कल्चर को अपना रखा है और इसमें ऐसे वर्ग को भी लाभ दिया जा रहा है शायद जिन्हें इस लाभ की जरूरत है ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो इस कल्चर के खिलाफ बयान दे चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, इसलिए मुफ्त की रेवड़ी की पॉलिटिक्स दोनों दलों की ओर से जोर शोर से चल रही है और एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। तो आज हमारा मुद्दा है जहां इनकार वहीं इकरार, रेवड़ी कल्चर पर बेकरार। ये दोनों ही दल नजर आते हैं और यही हमारा आज का मुद्दा है जिस पर आज इस शो में हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ में दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि जुड़ेंगे, साथ ही एक वरिष्ठ पत्रकार को भी हम जोड़ेंगे जिनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि तमाम अलग अलग मुद्दों को छोड़कर आखिरकार तमाम पार्टियां इस रेवड़ी कल्चर की तरफ आगे बढ़ती क्यों नजर आती हैं। क्या कोई दूसरा और विकल्प इन पार्टियों के पास में नहीं है जनता को रिझाने का, उनके पास जाने का? कई सवाल हैं, सीधे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ये रिपोर्ट देखिए। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। इनकार है तो फिर क्यों इकरार है। चुनावी मौसम में वो बदलते बार बार हार है। जीत हार के इस खेल में मुफ्त की सियासत के रंग हजार हैं। पीएम मोदी भले कई मौकों पर रेवड़ी कल्चर पर निशाना साध चुके हैं, लेकिन चुनावी मौसम में मुफ्त की सियासत के रंग बड़े गहरे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, एक दूसरे पर जीत की रणनीति में मध्य प्रदेश की चुनावी सियासत फ्री की रेवड़ी के इर्द गिर्द ही है। शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना, ब्याज माफी योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मुफ्त स्कूटी, मुफ्त लैपटॉप समेत कई योजनाओं का दांव चला है, तो कांग्रेस भी रेवड़ी कल्चर में पीछे नहीं है। नारी सम्मान योजना, सस्ता गैस सिलेंडर, फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और किसानों की कर्ज माफी के वादे कर चुनावी पासा फेंका गया है। इसको बढ़ा के धीरे धीरे 3,000 रुपया महीना तक ले जाऊंगा और जब 3,000 रुपया मिलेंगे तो मेरी बहनों की जिंदगी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 तारीख को पैसा पहुंच जाएगा। गैस का सिलेंडर 1,000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम में दोनों ही दल पीछे नहीं रहना चाहते, न ऐलान में, न दावों में, न वादों में, न एक दूसरे पर वार पलटवार में। अगर हमने 1,000 कहा वो 15,000 कहेंगे, ये सब समझ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है मतदाताओं पर। शिवराज को गाने में मैं नहीं हरा सकता, पर मैं उन्हें सच्चाई में हरा सकता हूँ। शिवराज सिंह जी की दूसरी घोषणा होगी कि स्कूटी के अलावा मैं हेलीकॉप्टर भी दूंगा। हमारे संविधान में वेलफेयर स्टेट की कल्पना है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। कांग्रेस जो कर रही है वो सबके सामने कि कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस केवल धोखा दे रही है। कर्नाटक में 3.25 रुपये बिजली में बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, हिमाचल प्रदेश में माली हालत खराब हो गई और राजस्थान में जमीन कुर्क हो रही है। अर्थव्यवस्था के लिए वैसे तो रेवड़ी कल्चर नासूर की तरह होता है, लेकिन मतदाताओं को लुभाने के लिए सियासी दल इसे रामबाण की तरह इस्तेमाल करते हैं। बीते कई चुनावों में देखा गया है कि इसका फायदा भी सियासी दलों को मिला है। इसीलिए मध्य प्रदेश के चुनावी मौसम में भी घोषणाओं और वादों की बरसात हो गई है, ताकि बड़े वोट बैंक को अपने पाले में किया जा सके। हालांकि कई बार मुफ्त की सियासत पर दल एक दूसरे पर निशाना भी साधते हैं, लेकिन खुद उसमें फंसे नजर आते हैं। जाहिर है रेवड़ी कल्चर पर इनकार भी है, इकरार भी है। मौसम चुनावी है, इसलिए रंग बदले बार बार भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो रेवड़ी कल्चर पर इनकार भी है लेकिन इकरार भी साथ साथ में नजर आता है और दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना साधते हैं, लेकिन दोनों ही दल इससे बच नहीं पाते।
और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त दो मेहमान जुड़ चुके हैं। अभिनव बरौलिया जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही हमारे साथ में इस वक्त दिनेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के नेता और पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी भी जुड़ेंगे जो कि वर्तमान में बांस निगम के अध्यक्ष हैं। थोड़ी देर में उनसे भी मुखातिब होंगे। शुरुआत अभिनव जी आपसे करते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर यह गंभीर आरोप लगाती रही है कि आप लोग रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रलोभन देके, मुफ्त की योजनाओं का प्रलोभन देकर आप वोट पाने की जुगत लगाते हैं। कर्नाटक में भी यही हुआ और बाकी राज्यों में होगा और अब मध्य प्रदेश की बारी है। अभिनव जी क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है और जिस तरीके से आपने शुरुआत करी है हितेश जी, चुनौतियां आज देश की जनता, मिडिल क्लास फैमिली, उससे नीचे का जो तबका है वो लगातार महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों से पूरे तरीके से परेशान है और बड़े संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। बिजली के दाम हो, सब्जी, दूध, मतलब ये तमाम जो चीज़ें हैं जो जनता के लिए हैं वो उससे बहुत सफ़र कर रहा है। तो जनता जो है, आप भी टैक्स देते होंगे, मैं भी टैक्स देता हूं, हम तमाम जनता जो है, मिडिल क्लास और नीचे के लोग, जनता टैक्स देती है। जनता का टैक्स जो होता है उसी से देश की अर्थव्यवस्था कहीं कहीं चलती है और जनता अगर टैक्स देती है तो जन कल्याण की जो योजना है उसका फायदा भी जनता को मिलना चाहिए। जनता हमेशा इंतजार करती है कि उसे कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो। आप देखेंगे कोरोना काल बहुत बड़ा एक जो कोरोना काल देश ने झेला है और जनता ने झेला है, आम जनता ने, मतलब करोड़ों लोगों की जनता ने झेला है। उस समय भी हमारे राहुल गांधी जी ने बोला था कि जनता को मतलब रियायत दी जाए, उसके अकाउंट में पैसे दिए जाए, तब ये सरकार सोई हुई थी। अभी 18 साल से लगातार ये सरकार सोई हुई है। अभी शिवराज सिंह चौहान जी को याद आ रहा है, चुनाव के तत्काल पहले, वो भी 1-2 महीने पहले ये घोषणाएं कर रहे हैं वो लगातार कि हम स्कूटी देंगे, हम 1500 रुपए देंगे। अभिनव जी आपने कहा कि जनता टैक्स भरती है तो रियायत भी जनता को मिलनी चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि सरकार ये जो घोषणाएं लागू करती हैं, जो चाहे कर्ज माफी का ऐलान हो या स्कूटी देने की बात हो या सम्मान के नाम पर 1500 रुपए हर महिला को देने के नाम पर हो, इसका भार भी तो अल्टीमेटली इसी जनता के सर के ऊपर आता है। ये किसका पैसा है? जनता का तो पैसा है। क्या आपको नहीं लगता कि इसका दुरुपयोग होता है? इस तरह की घोषणाएं किसी भी स्तर पर होती हैं? जनता बिल्कुल बहुत अच्छे से, जी हितेश जी बहुत अच्छे से समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। उसी के तर्क पे जा रहा था आपके पास में। मैं कहना चाहता हूं जनता के टैक्स का पैसा जनता के कल्याण में लगना चाहिए। पूरी जनता, आईबीसी के 24 के सारे दर्शकों को यह बताना चाहूंगा, जनता के टैक्स का पैसा जनता के कल्याण में लगना चाहिए। महंगाई कम होना चाहिए, बेरोजगारी कम होना चाहिए, इसमें लगना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में? भ्रष्टाचार, घोटाला। महाकाल में आपने अभी देखा होगा किस तरीके से घोटाला 6 महीने में 800 करोड़ रुपए पूरे महाकाल लोक में लगे, लेकिन लोग बताते 80% कमीशन खाया गया है। तो जनता के टैक्स के पैसे से बना था महाकाल, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और लगातार पोषण आहार घोटाला हो, कारम डैम घोटाला हो, सड़क जो प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था मध्य प्रदेश में, ऐसे तमाम चीजें देश में और प्रदेश में। अगर ये घोटाले हो रहे हैं तो इन घोटालों को रोकने के लिए एक अलग मैकेनिज्म तैयार किए जाने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो रेवड़ी कल्चर को लेकर है। क्या ये जो इस तरह की जो घोषणाएं कर दी जाती हैं कि महिलाओं को, हर महिला को 1500 रुपए मिलेंगे, अब इसमें सक्षम है, नहीं है, गरीब परिवार की है कि वो सक्षम परिवार की है, सभी को दी जाएंगे। गैस सिलेंडर जो है वो हर परिवार को 500 रुपए में मिलेगा, सब कुछ है। अल्टीमेटली क्या इसकी जरूरत है? आप ही कह रहे हैं कि ढेर सारे मुद्दे हैं, क्या इसकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। आज पेंशन इतनी जरूरी है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने हिमाचल में लागू करी, जनता खुश है। जनता चाहती है कि उसको जो रियायतें, इतने सालों से देश चल रहा था, क्या दिक्कत हो रही थी क्या? 70 सालों से ये लोग कहते हैं कि बहुत परेशानी थी। 70 सालों में तो सब लोग खुश थे, जनता भी खुश थी, ओल्ड पेंशन स्कीम भी चल रही थी। ये सब कुछ बंद करना चाहते हैं, सारी स्कीम्स बंद करना चाहते हैं। अब हम जनता को फायदा दिला रहे हैं। सिलेंडर कितने का मिलता था? 400 रुपए का, अब 1100 का मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मेहमान भी थोड़ी देर में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम ये सवाल जाहिर तौर पर पूछेंगे। लेकिन दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से देखते हैं, बहुत लंबे समय से आप प्रदेश के अलग अलग चुनावों को देख रहे हैं काफी करीब से। एक बार फिर से चुनाव है और फिर वही रेवड़ी कल्चर की बात होती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि विरोध इसका होना चाहिए और देश के लिए घातक है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। आप इस किस तरह से देखते हैं, क्या आकलन करेंगे?
हितेश जी, कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है? क्या आप लोगों को नगद पैसे दे दें? वेलफेयर स्टेट का मतलब है हर वर्ग, चाहे वो टैक्स पेयर हो, नॉन टैक्स पेयर हो, जो गरीब हो या अमीर हो, क्योंकि अल्टीमेटली यदि अमीर कोई हुआ है तो उसने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार को दिया ही होगा। तो इसको आप केवल ये मान लें कि केवल ये टैक्स पेयर है और बाकी सब बेनिफिशियरी। तो एक तो ये जो भेदभाव करती है ना सरकार, ये भी थोड़ा सा गलत है। लेकिन जो है आप देखिए कि जो वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो जो बेसिक फैसिलिटीज, आप चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, इन सबसे जो जुड़ी हुई चीजें हैं, शिक्षा है, तो सरकार की जो जिम्मेदारी है वो उन चीजों पर ज्यादा है। सामाजिक समरसता है, आप वेलफेयर को, सामाजिक समरसता नहीं होगी यदि धार्मिक वैमनस्यता होगी तो क्या आप किसी राज्य का, किसी देश का विकास कर सकते हैं? जब आप इस तरह का माहौल होगा तो नहीं कर सकते आप। देखिए अभी क्या हो रहा है, आप इसको समझिए, जो जैसे आप सड़कें आप नहीं बनाती, सरकार नहीं बनाती, सरकार जो है टोल रोड बनाती है। हाँ। और टोल रोड पर क्या होता है, आप और हमें सबको पता है किसको पैसा देना पड़ता है जी। आप जो है यदि गरीब आदमी है जो 1000 रुपए जिसको किसान को मिल रहा है, या लाडली लक्ष्मी जो 1000 रुपए लाडली बहना को मिलेगा, वो यदि बस में बैठी होगी तो बस वाला जो वहां से टोल पे करता है उसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको मुफ्त में जाने दे रही, और हर साल टोल बढ़ता है। आप अस्पताल में जाएंगे तो क्या होगा, एक रोगी कल्याण समिति का कंसेप्ट आया था। अभी भी अस्पताल में जो पर्ची बनती है सरकारी अस्पताल में, कैसी बनती है, आपको दिखाना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर मिलता नहीं है क्योंकि वो वहाँ जो है डॉक्टर है नहीं जी। तो वो उसकी अलग से। शिक्षा का हाल आपने देखा है, प्राइवेटाइज कर रही है सरकार, क्योंकि जब हम सरकार बेसिक फैसिलिटी नहीं देगी, चाहे अस्पताल हो चाहे स्कूल हो, तो आदमी अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा? क्या आपका प्राइवेट स्कूलों की फीस पर कोई कंट्रोल है क्या? सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो 1000 रुपए वो काम आ जाएंगे, 1000 रुपए के 2000 मांगेगा, इससे तो महंगाई बढ़ेगी ना। आप देखिए जब 1000 रुपए देंगे, स्कूल में एडमिशन कराने जाएंगे तो वो स्कूल का जो भी डायरेक्टर है वो कहेगा अरे आपको तो मिल रहा है पैसा, आपके घर में 4 लोग हैं, आपको फीस देने में क्या दिक्कत है? तो सरकार जब बेसिक फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराएगी, जो जरूरी आवश्यकता है वो नहीं कराएगी, तो ये सब, इसे आप रेवड़ी कहें या कुछ भी कहें, ये तो बेसिकली एक चुनाव जीतने के लिए एक ब्राइब जैसा है। क्या आप हमें जो है वोट दो, हम आपको पैसा देंगे, ये इस तरह का जो नारा है उसी पर चल रही है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। ये आप देखिए ना, हर राज्य इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में है और लगातार कर्जा ले रहा है। ठीक है, हर राज्य फाइनेंशियल क्राइसिस में, और इस तरह की घोषणाओं को अमल करने के बाद ये क्राइसिस और ज्यादा बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पिरोनिया जी स्वागत है आपका, थोड़ी सी देरी हुई आपको जुड़ने में, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रेवड़ी कल्चर को लेकर। प्रधानमंत्री ये कहते हैं मंच से कि रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए घातक है और इसे पूरी तरह से हटाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर तमाम अलग अलग योजनाओं के जरिए आम लोगों को फायदा देने की बात करते हैं, चाहे वो स्कूटी बांटने की बात हो, चाहे वो महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात हो। तो ये दो चीजें एक साथ चल रही हैं, इसको किस तरह से देखते हैं घनश्याम जी? नहीं, देखिए, हेलो जी बोलिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है और वो उस सोच के आधार पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि जिनको अपेक्षा है, जो अपेक्षित लोग हैं, जिनको जो है शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, जो सबसे दूर खड़ा है, सबसे अंतिम छोर में खड़ा हुआ है, और उसी लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से लेकर के मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ऐसी जनकल्याणकारी योजनाओं का जो बरसों से इंतजार में बैठे थे, उन सब लोगों को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम मिले, उनको लाभ मिले, शासन की योजनाएं वहां तक पहुंचे, इस हेतु हम सब लोग योजना बनाते हैं। क्या है कि कांग्रेस तो उसको अपने राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास करती है। कांग्रेस की सरकारें रही तो भाई उन्होंने इस प्रकार के काम क्यों नहीं करे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम सरकार में रहकर अगर हम शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वंचित समाज के और सभी लोगों का कल्याण करने की योजनाएं बना रहे हैं,
तो कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं पिरोनिया जी, एक सवाल, लाडली बहना योजना के तहत आप लोगों ने इस योजना को लागू किया, कांग्रेस से कहती है, प्रारंभ की है पिरोनिया जी, कांग्रेस ये सीधे सीधे कहती है कि चूंकि चुनावी साल है, 18 साल से आप सत्ता में थे और अब ये चुनावी साल है, चुनाव में वोट पाना है, इसलिए अब आपको महिलाओं की चिंता सता रही है। और अगर यही योजना कांग्रेस कहती है कि हम आएंगे तो 1500 रुपए देंगे, तो आप उससे रेवड़ी कल्चर बताते हैं और यहाँ कहते हैं कि जन कल्याणकारी योजना है। इसको कैसे बताएंगे जी? आप देखिए नहीं मेरा निवेदन सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव में ध्यान में रख करके चुनावों को केंद्र में रख के कभी योजनाएं नहीं बनाई है। आप देखेंगे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना, ये क्या हमने चुनाव को ध्यान में रख के बनाई क्या? अरे चुनाव को ध्यान में रखकर क्रिया की प्रतिक्रिया में कांग्रेस काम कर रही है। अगर हम लोगों ने लाडली बहना प्रारंभ किया तो ये जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 देंगे, 2000 देंगे, ऐसा। अरे भाई, ये आप क्रिया की प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हो? ये चुनाव का सोच आपका है। भारतीय जनता पार्टी मेरी बात सुनो। अच्छा ठीक है, बरोलिया जी आ रहा हूँ, एक सवाल और, बरोलिया जी आ रहा हूँ, एक सवाल, पिरोनिया जी एक सवाल मेरा, और एक सवाल ये, कांग्रेस उसकी क्रिया में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि इस वक्त महंगाई चरम पर है। पिरोनिया जी, कांग्रेस पार्टी कहती है, 1.5 साल सरकार रही कमलनाथ जी की, तब क्यों नहीं करा आपने भाई? ठीक है पिरोनिया जी, जा रहा हूं, ये सवाल करूंगा मैं, कांग्रेस से सवाल करूंगा, हमारे साथ में प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। एक सवाल मेरे मन में जरा सा ये कि कांग्रेस लगातार ये कहती है कि महंगाई लगातार चरम पर है, और ऐसे में अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे हर परिवार को, तो क्या गलत करती है? ये आपको गलत क्यों लगता है? अगर आपको लगता है कि गलत है तो महंगाई कम करने के लिए आप भी प्रयास करें। ये सीधी सीधी बात, इस पर अपना जवाब दीजिए, फिर मैं जा रहा हूं अभिनव जी के पास में। देखिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए। ना तो इनकी सरकार केंद्र में आना है और ना इनकी सरकार प्रदेश में आना है। केवल जनता को सब्ज बाग दिखाकर, झूठ बोलकर उनके वोट हम कैसे ले लें, ये केवल बयानबाजी करने का काम है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी पर और आरोप लगाते हैं, घोषणावीर। अरे खुद ही घोषणावीर लोग हैं, इनको तो केवल घोषणा करना है, करना कुछ नहीं है। इनकी सरकार रही थी और सरकार में आने से पहले राहुल गांधी जी आए थे। ठीक है अभिनव जी बताइए, कह रहे हैं कि आपकी सत्ता तो कहीं आ नहीं रही, लिहाजा कोई भी ऐलान आप कर सकते हैं। बताइए अभिनव जी बताइए। रोजगार दिया इन्होंने, कितने किसानों का कर्जा माफ किया। केवल झूठ बोलना, अभिनव जी बोलिए, बोलकर राजनीति करके वोट हासिल करना, ये कांग्रेस का कल्चर है, उसी पर चल रहे हैं वो। ठीक है अभिनव जी, सरकार प्रदेश में आना और ना केंद्र में आना। इनकी निष्क्रिय भ्रष्टाचार घोटाले वाली सरकार जो है 18 साल से, उसको जनता समझ चुकी है। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली। हितेश जी, आपके घर भी बिजली का बिल आता होगा। 15 महीने में आपने देखा होगा प्रदेश की जनता इतनी खुश थी कि उसको 100 रुपए 100 यूनिट बिजली मिलती थी। आज आप देखेंगे ये जो ढिंडोरा पीटते हैं महाकाल लोग और ये सारे 18 साल में इनने कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी लेके आए, लेकिन इनने क्या किया? महाकाल के नाम पर भी घोटाला कर दिया, महाकाल को भी नहीं छोड़ा। जनता जानती है, इसलिए थोड़े बौखलाए हुए हैं। सिलेंडर 500 रुपए हमने दिया, हमने राजस्थान में दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू करी हिमाचल में। छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदा हमने। इनने गायों के साथ क्या किया? इन्हीं के आरएसएस के लोगों ने लाखों गाय मरवा दी। बेरसिया में आपने देखा होगा, सागर में देखा होगा। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली ये चाहते हैं तो देना। अभी जनता रियायत चाहती है, क्यों नहीं चाहेगी? जनता टैक्स देती है, जनता को। ठीक है घनश्याम जी, संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, मुझे दिनेश जी के पास जाना है। उसको मिले। घनश्याम जी बहुत संक्षेप में बात रखिएगा अपनी। रेवड़ी कल्चर। भाई मैं प्रारंभ में भी कह चुका साहब, कांग्रेस की सरकारें तो केंद्र में भी रही, प्रदेशों में भी रही। 75 साल देश को आजादी हो गए। इन आजादी में सबसे अधिक सरकारें कांग्रेस की रही। 70 साल में ऐसी महंगाई और बेरोजगारी। ठीक है दिनेश जी, याद आ रहा है दिनेश जी, इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर 2023 के विधानसभा चुनाव का अगर आकलन करें, मध्य प्रदेश में तमाम अलग अलग मुद्दों की गूंज सुनाई देगी, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हुए, उससे पहले हिमाचल के हुए, गुजरात के हुए, इन तमाम परिणामों के संदर्भ में आप मध्य प्रदेश में किस तरह से देखते हैं ये जो दोनों घोषणाएं दोनों तरफ से हो रही है उसको देखते हुए? दिनेश जी, लोगों को
जिस प्रकार से जो भी विकास होना सत्ताधारी चाहिए दल नहीं होता है हुआ। देश को अपने हिसाब से इलेक्शन एजेंडा फिक्स करने की कोशिश करता है। हाँ। और वो कोशिश करता है कि उसके एजेंडे पर विपक्ष खड़ा हो। तो मध्य प्रदेश में एक चीज तो दिखाई दे रही है कि जो सरकार का एजेंडा था विपक्ष भी उसको फॉलो कर रहा है। तो जब बराबरी से आप एक चीज को कर रहे हैं, चाहे धर्म हो या आप रेवड़ी कल्चर हो, दोनों जब बराबरी से कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका पलड़ा भारी और इसका कम है। ये वोटर के मन में भी वह वो होगा, और वो जो हम जिसे कहते हैं ना एक्चुअल कांटे का मुकाबला, या जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन स्थिति किसी के एक तरफा झुक नहीं रही, तो वो इस बार हम इसी तरह का चुनाव देखेंगे। दिनेश जी, मध्य प्रदेश के लोगों की तासीर भी आप अच्छे से समझते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों के संदर्भ में भी जानना चाहेंगे कि आम जनता किस तरह से लेती है ये जो घोषणाएं एक के बाद एक होती है, इसके संदर्भ में आप अगर बता सकें तो। यदि आप हितेश जी देखेंगे ना, तो जो सामान्य थे जो मध्य प्रदेश की जनता है उसको वो कांग्रेस का एक्शन बहुत ज्यादा देखती है, और जब वो कांग्रेस यदि एक्टिव नहीं होती है तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को कहां से कहां पहुंचा देती है। यदि कांग्रेस कोई पॉजिटिव मैसेज देती है तो जनता सत्ता परिवर्तन से भी पीछे नहीं हटती। तो बहुत संक्षेप में दिनेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही। जनता जनार्दन की भूमिका में जाहिर तौर पर होगी चुनाव के समय, और ऐसी स्थिति में दोनों ही दलों की तरफ से जो योजनाएं लाई जा रही हैं या जो प्रलोभन दिया जा रहा है उसको जनता किस तरह से लेती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।